हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर पर। आज हम करंट के टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज हम बात करेंगे 12वें शिखर जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है उसके बारे में। देखते हैं 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और कैसे ये आयोजित हुआ है। तो बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर और देखेंगे कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। देखिए, कोविड-19 महामारी के दौरान जितने भी समिट किए जा रहे हैं 80% वो सभी के सभी क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल तरीके से किए जा रहे हैं के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये तीनों पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये शिखर सम्मेलन कौन से नंबर का था, तो आपको पता होना चाहिए ये 12वें नंबर का था। और किस माध्यम से हुआ है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है और 17 नवंबर 2020 को आयोजित किया गया है। और इसकी मेजबानी किसने की है? रूस ने की है और इसकी भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने भाग लिया है। ये पैराग्राफ भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन अगर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इस पैराग्राफ से क्वेश्चन उठने की पूरी आशंका है और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखते हैं इसका विषय क्या था। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। इसका विषय था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचारी वृद्धि। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं वो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार 4 ऑप्शन में दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रिक्स के देश कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि में और कोविड-19 महामारी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आगे आने वाले यूपीएससी के लिए, यूपीपीसीएस के लिए या आरओ के लिए या मंडी परिषद के लिए, जो भी एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, करंट उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। बिना करंट के अगर आप जाते हैं एग्ज़ाम में तो कम से कम आप 30% पेपर तो ऐसे ही आपका छूट जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ करंट से ज़रूर जुड़े रहिए। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आप जो यूट्यूबर्स हैं या डालते हैं या फिर आप कहीं पर क्लास ले रहे हो, कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आप करंट में या किसी भी टॉपिक में उतनी महारत मतलब अच्छी पकड़ नहीं बना पाएंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है और मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाते चलें, तभी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अदरवाइज क्या है, आप पढ़ते चलेंगे और आपको लगेगा कि आपका टॉपिक कवर हो गया है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेंस की आंसर राइटिंग करते रहिएगा। और दूसरी बात, प्री के जितने भी क्वेश्चंस आंसर हैं 2 दिन में, हफ्ते भर में, 3 दिन में, जैसे भी आपको टाइम मिलता है, वीक में एटलीस्ट 2 से 3 टेस्ट पेपर ज़रूर सॉल्व करें। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे ना तो पेपर में जब आप बैठे होंगे मेन एग्जाम हॉल में, आपके ऊपर यकीन मानिए बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा और आप एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों को छोड़ के, और मौसम वैसे भी अब थोड़ा सर्दी का आ गया है, तो आप पढ़ाई को बिल्कुल जारी रखिए और पढ़ाई में कहीं से भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आराम से पढ़ाई करिए। जितना ज़्यादा आप करंट से, जितना ज़्यादा अपने टॉपिक पर अपनी पकड़ बनाते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा आपके एग्ज़ाम हॉल में मिल जाएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं करंट सिर्फ तभी पढ़ूंगा जब किसी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप उतना ज़्यादा कर पाएंगे एग्जाम में, क्योंकि करंट में सब कुछ हौच पौच हो जाएगा आपके दिमाग में। उस समय पर आप ये नहीं सोच पाएंगे कि मैं कितनी चीज़ें पढूं। आप अपना जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज करेंगे या फिर करंट को रिवाइज करेंगे। करंट में कई चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जो बिल्कुल नहीं है, तो सब कुछ मिक्सचर हो जाएगा। तो मेरा सिर्फ आपसे यही कहना है कि अगर आप 200 नंबर का पेपर है या 150 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं, क्वेश्चन 150, अगर आप उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं, स्पेशली यूपीपीसीएस की मैं बात करूँ तो प्लीज़ करंट को बहुत अच्छे से पढ़ते चलिएगा। करंट पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब देखते हैं कि मैंने बताया कि यह कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली
कि उपायों में सुधार भी शामिल है। हर देश चाह रहा है कि कोविड महामारी से किसी भी तरीके से निजात मिल जाए, लेकिन अभी तक जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के द्वारा विकसित वैक्सीन अभी मार्केट में नहीं उतारी गई है। किसी का 3rd स्टेज में ट्रायल है, किसी का 4th स्टेज चल रहा है, सभी अभी ट्रायल के तौर पर ही हैं। तो जब तक कोई मार्केट में वैक्सीन नहीं आ जाती है और उसकी जो खेपें हैं देशों तक नहीं पहुंच जाती हैं, या फिर यूं कहें कि आम आदमी की पहुंच तक जब तक नहीं आ जाती हैं, बहुत ही मुश्किल का समय है ये। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं कि दिल्ली में कितना ज़्यादा वापस से लोग पता नहीं क्यों अवेयर नहीं है इन चीज़ों के लिए। वापस से कोरोना ने इतनी ज़्यादा जड़ें मजबूत कर ली हैं और डेली के डेली लगभग 100 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो रही है। आप खुद नहीं समझेंगे, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। आपका व्यक्ति या आपके घर का व्यक्ति या आप लोग, आपको खुद ही अपनी सुरक्षा करनी है। सरकारों पर दोष मढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मैं टॉपिक से थोड़ा हटकर बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे को लग रहा है कि इस समय पर ये बात करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप देखते हैं महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, दिल्ली में वापस से इतने ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा सचेत होना चाहिए। मास्क पहनने में आपका क्या जा रहा है? आप मास्क ना पहनने के पीछे कितनी दलीलें दे देते हैं। ये कहीं भी से ठीक नहीं है, खुद के लिए भी और देश के लिए भी और अपने घर परिवार, अपने प्रियजनों के लिए भी ठीक नहीं है। तो अगर आप अपने काम करते हैं, आपको घर से बाहर जाना है, आप जाइए, आप सारे वो काम करिए, लेकिन जो प्रोटेक्शन है कम से कम उनको थोड़ा थोड़ा लीजिए। बहुत ज़रूरी है, अपने पास सैनिटाइज़र रखिए, मास्क पहनिए। मास्क पहनने के पीछे दलीलें मत दीजिए। 2000 का जुर्माना आपको मंजूर है, लेकिन आप मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। एक आम नागरिक होने के नाते, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, एक देश के अच्छा भविष्य होने के नाते, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरे आप सबसे अपील है ये कि आप सब लोग प्लीज़ मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। देखिए, मैं आपको आज बताती हूँ, मैं स्वीडन में हूँ। इस समय पर यहाँ पर भी केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं, लेकिन बस बात इतनी है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, तो अगर एक बार मास्क के बिना भी बाहर निकल जाते हैं तो चलेगा। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी त्योहारों का समय था, छठ पूजा थी, उससे पहले दिवाली थी, इतने सारे त्योहार होके निकले हैं। ये महामारी को बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ावा दे दिया। सभी अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए दुकानें खोल रहे हैं, सब कुछ मार्केट वैसे चलेगा, लेकिन एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाइए और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। टॉपिक थोड़ा हटके था, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए बहुपक्षीय प्रणाली के उपायों में सुधार भी शामिल है। इसके अलावा शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और लोगों से लोगों का आदान प्रदान पर भी चर्चा की गई है। हमेशा से हम सब जानते हैं कि भारत हमेशा हर समिट में आतंकवाद का मुद्दा जरूर उठाता है। हम जानते हैं कि अपने पड़ोसी देशों से हम कितना ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ये दोनों ही देश भारत को हर तरीके से तोड़ना चाहते हैं और परेशान करना चाहते हैं। चाइना ने कितना परेशान किया और अभी भी करता चला आ रहा है, और पाकिस्तान की बात तो किसी से भी छुपी नहीं है। चाइना जहां बहुत पहले, कई हद तक पहले शांत रहा करता था, आज की डेट में देखा जाए तो चाइना की जो नीतियां हैं वो विस्तारवादी होती जा रही हैं और कितना ज़्यादा उग्रवाद उसके अंदर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान हमेशा सीज़फायर उल्लंघन करता रहा है, कभी भी उसने पड़ोसी होने का अच्छा फर्ज कभी नहीं निभाया है। फिर भी हम अपने चीज़ों पर अड़े हैं और अपने देश की रक्षा यूं ही करते रहेंगे। अब दूसरा टॉपिक है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल कौन सा है? भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनकर अगले साल तैयार हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिया है। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल अगले वर्ष बनकर तैयार हो जाएगा और दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है और एफिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर है। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अगले साल तक तैयार हो जाएगा। ये कहाँ पर बन रहा है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। यह पुल कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। जो कश्मीर घाटी है उसको शेष भारत से ये पुल जोड़ेगा और इस पुल की कुल ऊंचाई 467 मीटर है। यह नदी तल से 359 मीटर ऊंचाई पर होगा।
यह बारामूला और श्रीनगर को उधमपुर, कटरा, काजीगुड़ के जरिए जम्मू से जोड़ेगा। इस समूचा रास्ता करीब 7 घंटे में ये तय किया जा सकेगा। इसमें विस्फोट एवं भूकंपरोधी गुणों के साथ ही इस तरह की सिग्नल प्रणाली भी लगी होगी, जिससे कि ऊंचाई पर तेज हवाओं का ट्रेन से कोई प्रभाव ना पड़े। और योजना के अनुसार दिसंबर 2022 तक कश्मीर को ट्रेन सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा। ये टॉपिक था, 2 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। इसमें 2 टॉपिक थे और करंट की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक बार ज़रूर मेरी मानिएगा, प्लीज़ मास्क लगाइए और अपने देश को और अपने आप को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखिएगा। कोविड-19 की जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है, हम सब देश ऐसे ही परेशान हैं, चाहे वो यूरोप के देश हों, चाहे एशियन कंट्रीज हों, हर जगह इसने महामारी ने प्रकोप फैला रखा है। तो प्लीज़ मेरी सभी से अपील है, जो गाइडलाइंस जारी करी जाती हैं सरकारों के द्वारा, उनको आप फॉलो करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।